वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम टाइम स्पीड से जुड़े हुए क्वेश्चंस को करेंगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आज के सेशन में हम लोग जो बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं सीसैट एग्जामिनेशन में, बेसिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देन फिर हम एवरेज स्पीड पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, फिर रिलेटिव स्पीड पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और लीनियर और सर्कुलर ट्रैक पे रेसेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, और फिर मिसलीनियस क्वेश्चंस करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस कई बार जैसे ग्राफ बेस्ड आए हैं, डीआई बेस्ड आए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी टैकल करेंगे, एंड बोर्ड्स एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस। छोटे छोटे टॉपिक्स वाइज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में विल बी मोस्टली डिस्कसिंग बेसिक बेस्ड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में आए हैं। चलो शुरू करते हैं। कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, और कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम। यू कैन मैसेज मी एट ADITYAKT, या फिर कोई क्वेरी है या कंसर्न है तो adityaKT.math101@gmail.com पे भी मैसेज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या है टाइम स्पीड डिस्टेंस का? टाइम इनटू स्पीड होता है हमारा इक्वल टू डिस्टेंस, या फिर समय गुणे चाल बराबर दूरी। अब अगर हमें एक डिस्टेंस ट्रैवल करना है, टाइम है कम हमारे पास, तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर समय कम है तो स्पीड बढ़ाएंगे, और अगर समय काफ़ी है स्लो भी चलेंगे तो काम चलेगा, डिस्टेंस पे अपन पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हमारा डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, और हम टाइम को डिक्रीज करें, टाइम को कम करें, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। टाइम कम होगा तो अब जल्दी पहुंचना है, यानी कि स्पीड को हम बढ़ाएंगे। टाइम बढ़ जाएगा तो स्पीड कम करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। बेसिक बात देखो ये है, कभी भी मैथ का कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे भी सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी फीलिंग है, हमारी गट फीलिंग है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर टॉपिक की, इन जनरल मैथ की, या हमारा खुद का अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग से जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे उतना बेहतर तुम चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे, और उतना ज़्यादा तुम्हारा जो एंग्जाइटी है, जो कई सारे लोगों को फियर होता है मैथ का, वो तुम्हारा खत्म होगा। तो क्या ये बात समझ में आती है? कम समय है तो फटाफट चलोगे, फास्ट चलोगे, ज़्यादा समय है तो स्लो चलोगे। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर हमारी डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड पे जो फर्क पड़ रहा है, यानी कि जब टाइम कम कर रहे हो तो स्पीड बढ़ रही है हमारी, जब टाइम को बढ़ा रहे हो तो स्पीड कम हो रही है हमारी, यानी कि दोनों पे उल्टा फर्क पड़ रहा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? दोनों उल्टी डायरेक्शन में भाग रहे हैं जब भी हमारी डिस्टेंस सेम है। तो अगर स्पीड को तुमने इंक्रीज किया, टाइम डिक्रीज कर दोगे, मतलब कि कम समय में पहुंच जाओगे। स्पीड घटाओगे तो फिर जल्दी पहुंचना तो पॉसिबल नहीं है, स्लो हो गया तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी कि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इसी बात को अगर हम लिखें तो कह सकते हैं कि स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस सेम है हमारी, और अगर डिस्टेंस सेम है तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो बेसिकली क्या हुआ कि टाइम इंटू स्पीड हमारा कांस्टेंट है, सेम वैल्यू है, और क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए हमने लिखा कि स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम कांस्टेंट है तो टाइम डिवाइड होकर चला जाएगा। या फिर ये भी कह सकते थे कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू 1/स्पीड, दोनों एक ही बात कहते हैं। ठीक है, एक तो ये कहानी हो गई हमारी, ये तब है जबकि डिस्टेंस सेम है। पर हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस सेम हो हमारा, कभी ऐसा हो सकता है टाइम हमारे पास सेम है, टाइम कांस्टेंट है। तो अगर हमने टाइम को कांस्टेंट कर दिया कि हमारे पास लेटर से 2 घंटे हैं, अब हमें 2 घंटे में ट्रैवल करना है, तो एक बात बताओ, अगर 2 घंटे में ट्रैवल करना है हमको तो स्पीड जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ट्रैवल कर पाएंगे। जिंदगी में अगर समय कम है तो जितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोगे आगे उतना ज़्यादा दूर तक पहुंचोगे। इज़न्ट इट सो? तो डिस्टेंस अगर हमें ज़्यादा कवर करनी है तो क्या चीज़ ज़्यादा चाहिए? स्पीड फिर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि टाइम तो अपने पास फिक्स्ड है, रोज अपने पास 24 घंटे हैं। तो अगर ज़्यादा पढ़ाई करनी है तो क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा तेज़ी से पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर एग्जाम में हमारे पास टाइम कम है तो फटाफट से जितना तेज भागेंगे उतना जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो टाइम अगर कांस्टेंट है तो वहाँ पे हमारा स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। डिस्टेंस हमारा, जो दूरी है हमारी, वो चाल के समानुपाती है, सम अनुपाती है, यानी कि जैसे जैसे हमारा
स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड है वो भी बढ़ेगा। और अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट हो तो स्पीड सेम है, हमारी चाल जो है वो बराबर है। तो अगर हमारी चाल समान है तो जितना ज़्यादा समय मिलेगा उतना ज़्यादा दूरी कवर कर पाएंगे, उतना ज़्यादा दूरी कवर कर पाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? तो यानी कि इस केस में हमारा जो डिस्टेंस है वो टाइम के समानुपाती होगा, समय के समानुपाती होगा। ठीक है, यानी कि अगर हमने टाइम बढ़ा दिया अपना, भाई 1 घंटे में अगर हमारी स्पीड सेम है, 1 घंटे में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 2 घंटे में ज़्यादा करेंगे, तो टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी हमारी इंक्रीज होगी। बेसिक बेसिक बातें हैं पर ये समझ में आती हैं तो मज़ा आता है। क्या बात क्लियर हुई? यानी कि जब हमारी डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और उनका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस हमारा मल्टीप्लीकेशन ही होता है टाइम और स्पीड का। सेकंड केस, जबकि टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, स्पीड और टाइम प्रोपोर्शनल समानुपाती है। और थर्ड केस है हमारा जबकि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो जितना ज़्यादा टाइम के लिए ट्रैवल करोगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल कर पाओगे। ये तो हो गया एक बेसिक हमारा तीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये समझ में आ गया तो आधा काम तो यहीं पे खत्म हो गया अपना। अब बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बाकी है। इसके बाद में एक दो छोटी चीज़ें ट्रेन से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस से एक ट्रेन हमारी जा रही है, ठीक है। अब अगर इस ट्रेन को किसी आदमी को क्रॉस करना है जो इसके में खड़ा हुआ है, मान लो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है या कहीं पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस आदमी को अगर ये ट्रेन क्रॉस करना चाहती है तो क्या करना पड़ेगा? कैसे? क्रॉसिंग का मतलब क्या हुआ? क्रॉसिंग का मतलब ये हुआ कि लेट अस से इस आदमी को बिल्कुल बगल में ही खड़ा कर देते हैं ट्रेन के, क्योंकि दोबारा ट्रेन वरना बनानी पड़ जाएगी। तो अगर हमने इस आदमी को बिल्कुल यहाँ पे खड़ा कर दिया, अब ट्रेन क्या है, जैसे ही बिल्कुल इस आदमी के पास पहुंची, इसके ठीक सामने पहुंची, तो अब ट्रेन ने क्रॉस करना शुरू किया आदमी को, ठीक है। अब ट्रेन आदमी को क्रॉस कर रही है क्योंकि आदमी देख रहा है, अब ट्रेन ने क्रॉस करना शुरू किया। तो खत्म कब होगा? जब ये पूरी की पूरी ट्रेन उसके आगे से निकल जाएगी, यानी कि कुछ ऐसा मामला बनेगा जब ये पूरी ट्रेन आगे निकल गई। यानी कि बेसिकली क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रैवल किया? स्टार्ट किया इस पॉइंट से और फिर इंजन आखिर में पहुंचा यहाँ पे, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितनी है? ट्रेन की लेंथ अगर हम एल मान लेते हैं तो ट्रेन ने एल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जबकि आदमी को क्रॉस कर रही है, ठीक है। किसी आदमी को क्रॉस करे या किसी खंबे को क्रॉस करे, ठीक है, ये आदमी भी हो सकता है, टू बी अ पर्सन, और इट कुड ऑल्सो बी अ पोल और समथिंग, ठीक है। तो अगर कोई खंभा भी होता है या कोई और चीज जो कि फिक्स्ड है अपनी जगह पे, पेड़ हो सकता है, तो इनको क्रॉस करने में हमेशा ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर चलेगी। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा? बराबर होगा ट्रेन के लेंथ के, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या बनेगा? जबकि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे या किसी ब्रिज को क्रॉस करे या किसी सुरंग को क्रॉस करे, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल, इनको क्रॉस करना, क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज या फिर टनल, ठीक है। तो अगर प्लेटफॉर्म, ब्रिज या टनल को क्रॉस कर रही है तब क्या कहानी बनेगी? लेट अस से ये हमारी ट्रेन है और दिस इज द प्लेटफॉर्म। जैसे ही प्लेटफॉर्म के इस कॉर्नर के पास पहुंची ट्रेन, अब इसने क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया। खत्म कब होगा? खत्म तब होगा जब ये पूरी की पूरी ट्रेन, जो ट्रेन का पीछे वाला हिस्सा है, ये भी प्लेटफॉर्म के पार निकल जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे देखोगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा देखोगे एक पॉइंट से उसी पॉइंट तक, यानी कि इंजन स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पे था और एंड में इंजन हमारा यहाँ पे है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हुई? ये पूरी डिस्टेंस हमारी ट्रेवल हुई है। और ये डिस्टेंस है कितना? अगर प्लेटफॉर्म की लेंथ को मान लें हम, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म एल पी, ट्रेन की लेंथ को मान लें लेंथ ऑफ ट्रेन एल टी, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ है? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी ट्रैवल की है और प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन भी ट्रैवल किया है, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है यहाँ पे हमारा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड को डी टी लिख देते हैं शॉर्ट में, तो ये हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड केस, जबकि किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज या फिर टनल को क्रॉस कर रही है। अब थर्ड केस आएगा जबकि ट्रेन हमारी किसी और ट्रेन को क्रॉस कर रही है, ये भी तो केस हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड केस ये है जबकि एक ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को ही क्रॉस कर रही हो, तब क्या सिनारियो बनेगा हमारा? ये ट्रेन है, अब चाहे दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो भी यही कॉन्सेप्ट है, और दूसरी डायरेक्शन में जा रही हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो भी यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर एक ट्रेन हमारी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है,
थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं दूसरी वाली ट्रेन अपनी जगह पर रुकी हुई है। क्रॉसिंग कब स्टार्ट हुआ? जब पहली वाली ट्रेन ने दूसरी वाली ट्रेन के बैक साइड आगे बढ़ रही है लगातार। ठीक है, अब क्रॉस करना खत्म कब होगा? जब ये पूरी की पूरी ट्रेन आगे निकल जाएगी। कुल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? ये पूरा डिस्टेंस, इंजन को देखो, फोकस करो दूसरे पे। तो अगर L1 था इस ट्रेन का लेंथ, L2 है दूसरी ट्रेन का लेंथ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी हमारी L2 प्लस L1, यानी कि दोनों ट्रेन का जो कुल मिला के लेंथ है, टोटल लेंथ है, उतना क्रॉस करने में डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। क्या ये बात यहां तक समझ में आती है? क्लियर है? ठीक है, तो ट्रेन की क्रॉसिंग के ये 3 केसेस बनते हैं, तीनों केसेस भी हमने समझ लिए। अब एक छोटी सी बात और देख लेते हैं, जो पहले ही देख लेना था, कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं कि हमारा अगर कभी डिस्टेंस हमें दिया है, स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, और हमें उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड, तब क्या करेंगे? अगर किलोमीटर पर आवर में दी है, लेटेस्ट से हमें दिया हुआ है स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगा? हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो सबसे पहले किलोमीटर को लिखोगे 18 इंटू 1000 मीटर्स, और आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, तो डिवाइडेड बाई 3600, 3600 सेकंड्स। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10/36 बटा 2 से काटोगे, ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 18, यानी कि हमारी स्पीड आ जाएगी 18 गुणे 5/18, 18 से 18 कट गया 5 मीटर पर सेकंड। या इन जनरल बात करें तो अगर हमारा 1 किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 5/18, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, याद करने के लिए ऐसे याद रखना है, आवर हमारा डिनोमिनेटर में होता है, हर में होता है, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 18 का फैक्टर है, तो 18 हमारा डिनोमिनेटर में आएगा। जब भी किलोमीटर पर आवर से सेकंड में चेंज करोगे, जब भी किलोमीटर पर आवर से सेकंड में चेंज करोगे, ठीक है। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हो, तो हमें क्या करना है? मीटर से किलोमीटर में जा रहे हो तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। 1000 क्या है? 5 का मल्टीपल है कि नहीं? तो 1000 5 का मल्टीपल है, मीटर से किलोमीटर में चेंज करो तो डिवाइड करोगे 1000 से, यानी कि नीचे आएगा 5, ऊपर आएगा 18। 1 मीटर पर सेकंड को अगर चेंज करना है तुम्हें किलोमीटर पर आवर में, तो ये हो जाएगा 18/5, 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये छोटी सी बात है जिसको याद रखना है। क्लियर? ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं इस नॉलेज के साथ में, अंडरस्टैंडिंग के साथ में। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, when a runner was crossing the 12-kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% of the race. जब एक रनर क्रॉस कर रहा है 12 किलोमीटर के मार्क को, तब उसको पता चला, उसको बताया गया, जब एक धावक 12 किलोमीटर का आंकड़ा पकड़ रहा है, तो उसे बताया गया कि उसने केवल 80% दौड़ पूरी की है। इस स्पर्धा में धावक को कितने किलोमीटर दौड़ना था? हाउ मेनी किलोमीटर वाज द रनर सपोज्ड टू रन इन दिस इवेंट? वेरी इजी क्वेश्चन। 80% रेस तो कंप्लीट कर दी, और 80% रेस बराबर कितने के हैं? 12 किलोमीटर के। बची कितनी है भाई? 20% और कर देगी तो कंप्लीट हो जाएगी पूरी 100%। तो अगर 80% है 12 किलोमीटर, 20% कितना होगा? 1/4 होगा इसका। 80% अगर 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है, तो बचा कितना? 1/4। 1/4 कितना होगा? 12 डिवाइड बाई 4, यानी कि 3 किलोमीटर, 12/4, 3 किलोमीटर। ठीक है, या फिर इन जनरल अगर हमें कभी भी 80% लिखा है, 80% लिखा है, 80% कितना हुआ? 4/5, यानी कि अगर टोटल 5 किलोमीटर चलना होता तो अभी चला कितना है? 4 चला है, 4 चल लिया। ठीक है, तो अगर 4 यूनिट चल लिया है, या फिर अगर हमें टोटल 5 जाना था, 4/5 का मतलब ये हुआ, तो 5 में से 4 हम जा चुके हैं, 4 कंप्लीट हो गया है। और 4 की वैल्यू दी है हमें, 4 की वैल्यू दी हुई है 12, 4 यूनिट की वैल्यू दी है 12, 4 थी 12, 4 इंटू 3 12, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 3, तो टोटल आ जाएगा 5 इंटू 3, यानी कि 15 किलोमीटर। ये हमारा आंसर है। क्या ये बात समझ में आती है? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत ईजिली हमें आना चाहिए, ये प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, जब परसेंटेज टॉपिक पर जाएंगे अपन, तो वहाँ पे इन चीज़ों को और प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा 15। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चाल से यात्रा कर रही है। यह रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाएगी? इन हाउ मेनी सेकंड्स विल इट क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन? यानी कि ट्रेन कर रही है क्रॉस एक आदमी को, तो अगर एक ट्रेन आदमी को क्रॉस कर रही है, या खंबे को क्रॉस कर रही है, या पेड़ को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा? चलना पड़ेगा अपनी लेंथ के बराबर, अल्टीमेटली अपनी लेंथ के बराबर चलना पड़ेगा। इजंट इट सो? ऐसे किसी भी केस में ट्रेन की लेंथ कितनी है? 200 मीटर दिया है, ट्रेन को चलना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा हमारा 200 मीटर, और स्पीड ट्रेन की दी है 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बाद में आखिर में हमसे पूछ रहा है क्रॉस करने में कितने सेकंड्स लगेंगे? सेकंड्स लगेंगे, तो यानी कि सेकंड में अगर निकालने, सबसे पहला काम करेंगे हम क्या?
किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, तो स्पीड क्या आ जाएगी, 40 है, मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, ये स्पीड होगी। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, हमें क्या निकालना है, टाइम। और टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस होता है, तो टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर है, न्यूमीटर में लिखा 200 मीटर, स्पीड है हमारी 40 इंटू 5/18, ओके, 40 इंटू 5 भी 200 हुआ, 200 से 200 गया कट, 18 आ जाएगा हमारा न्यूमीटर में, तो आंसर आ जाएगा 18 सेकेंड्स। आंसर विल बी 18 सेकेंड्स, 18 सेकेंड में ट्रेन पार कर जाएगी व्यक्ति को। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ अ बस ट्रेवल्स 160 किलोमीटर इन 4 आवर्स एंड अ ट्रेन ट्रेवल्स 320 किलोमीटर इन 5 आवर्स एट यूनिफॉर्म स्पीड्स, यदि एक बस 4 घंटे में 160 किलोमीटर की यात्रा करती है और एक ट्रेन 5 घंटे में 320 किलोमीटर की यात्रा करती है, और यह यात्रा करती है एक समान गति से, यानी कि पूरे टाइम स्पीड सेम है, ऐसा नहीं है कि पहले स्पीड ज़्यादा थी फिर कम हुई, पहले कम थी ज़्यादा थी, ना ना ना, सेम स्पीड रही, ठीक है। तो होता क्या है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय देम इन 1 आवर, तो उनके द्वारा एक घंटे में तय की गई दूरी का अनुपात क्या है। अब एक घंटे में कितनी दूरी तय होती है, जितनी स्पीड होती है, स्पीड तो हम किलोमीटर पर आवर में ही लिख रहे हैं, है कि नहीं, तो जितना स्पीड होगा उतना एक घंटे में दूरी तय करेंगे और उसका रेशियो आ जाएगा उससे, ठीक है। तो फटाफट से स्पीड निकाल लेते हैं। बस की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ बस क्या होगी, स्पीड होगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, और डिस्टेंस ट्रेवल किया बस ने 160 किलोमीटर, टाइम लिया है 4 घंटे का, तो 160/4 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ट्रेन की क्या होगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, जो कि ट्रेन ने ट्रैवल किया है, ट्रेन डिस्टेंस ट्रैवल किया 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर इन 5 आवर्स, 320/5 यानी कि ये हो जाएगा 64 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में बस ट्रैवल करेगी 40 किलोमीटर और ट्रेन ट्रैवल करेगी 64 किलोमीटर, 40 एंड 64, इसी का रेशियो पूछा है, तो स्ट्रेट अवे हमारा रेशियो आ जाएगा 40:64। 8 से काटोगे 5 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो 5:8 विल बी द आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। एक चीज और जो ध्यान रखनी है किसी भी ऐसे क्वेश्चन में, कि जो लास्ट लाइन है यहाँ पे तो दिया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय देम, यानी कि जो ऑर्डर हमारा पहली लाइन में है वही ऑर्डर दूसरी लाइन में है, बट कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन घुमाने के लिए, एग्जामिनर घुमाने के लिए, फंसाने के लिए क्या कर देता है कि लास्ट लाइन में करता है छेड़छाड़, पहले उसने लिखा है, पहले बस के बारे में लिखा है फिर ट्रेन के बारे में, लेकिन लास्ट में पूछ देगा देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन एंड बस रिस्पेक्टिवली, तो अगर ट्रेन पहले लिखा बस बाद में लिखा तो ऑर्डर हो गया चेंज, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 5:8 की बजाय 8:5। लास्ट लाइन को पढ़ने में हमेशा ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है, सब कुछ सही सॉल्व किया बट जो पूछा गया है वहां पे गड़बड़ कर दिया, वो ध्यान नहीं दिया और एग्जामिनर ने कर दिया खुराफात, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा लास्ट लाइन को बहुत ध्यान से बारीकी से पढ़ना है। क्या बात समझ में आती है। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लो कि क्वेश्चन ये पूछता व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय देम इन 5 आवर्स और 6 आवर्स और 10 आवर्स और 1.5 आवर और 7/8 आवर्स, ठीक है, और 13/9 आवर्स, कुछ भी वैल्यू लेता, एज लॉन्ग एज दोनों बस और ट्रेन सेम टाइम के लिए चल रहे हैं, अगर टाइम उनका सेम है तो रेशियो यही आएगा। अगर हम मान ले लेटर से टाइम टी है, ठीक है, टाइम टी के लिए चल रहे हैं, टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, टी के लिए चल रहे हैं, तो बस कितना चलेगी टाइम टी में, स्पीड दी है हमें 40, स्पीड दी है 40, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन का रेशियो क्या आएगा, बस चलेगी 40 × टी और ट्रेन चलेगी 64 × टी, अनुपात ही तो चाहिए हमें, अनुपात में क्या होगा, टी से टी तो हो जाएगा कैंसिल, तो टी से तो आंसर पे फर्क पड़ने ही वाला नहीं है, तो बिल्कुल भी कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमारा रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दिया होता बट टाइम कोई टिपिकल वैल्यू दिया होता तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, टाइम कुछ भी दिया हो टाइम तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो रेशियो आएगा, जो अनुपात आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड का अनुपात आएगा। क्या बात समझ में आती है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को, ठीक है। अगर चीज़ें समझ में आ रही है, सेशन पसंद आ रहा है, उसको लाइक जरूर करना है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, ठीक है। और साथ में मुझसे कनेक्ट भी करना, अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं पे तुमसे अटक रहे हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अटक रहे हो, कोई भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो जरूर से जरूर मेंशन करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। A train of length 150 meters moving at a speed of 90 km per hour can cross a 200-meter bridge in how much time? एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर सकती है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर हमें दिया है 18 किलोमीटर पर आवर कभी भी वैल्यू, तो हमेशा
5 मीटर पर सेकेंड चुपचाप से लिख दो। या 18 का कोई मल्टीपल है, लेट अस से जैसे यहाँ पे दिया 90, 5 टाइम्स है 18 पंचे 90, 18 5 90, ठीक है। तो अगर 9 टाइम्स 5 टाइम्स हमारा वैल्यू दे रहा है तो क्लियर सी बात है कि हमारा स्पीड यहाँ हो जाएगा मीटर पर सेकंड में ही 5 टाइम्स, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने को 5/18 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, बट ये चीज़ भी दिमाग में याद रखोगे तो उतना जो तुम्हारा एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना है वो भी बच जाएगा, साथ में तुम्हें समझ में आएगा चीज़ें और बेहतर तरीके से, ठीक है। तो स्पीड हमारा क्या है 25 मीटर पर सेकेंड, ये तो समझ में आ गया हमको, क्योंकि चीज़ें हमको दी हुई है मीटर में, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। अब एक ट्रेन की लेंथ है 150 और क्रॉस कर रही है वो ब्रिज को, तो जब ट्रेन क्रॉस करेगी एक ब्रिज को तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ, ट्रेन की लेंथ है 150 और ब्रिज की लेंथ है 200, ठीक है। क्रॉस करने के बाद यहाँ पहुंचेगी, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी हमारी 200 प्लस 150 350 मीटर। टाइम क्या लगेगा, टाइम हमारा हो जाएगा, समय हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 350 मीटर और स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड, स्पीड है 25, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 14 टाइम्स जाएगा, 25 इंटू 10 250 प्लस 100 यानी कि 14 टाइम्स जाएगा, 14 सेकेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर होती है, ठीक है। अगर वैल्यूज कभी 350 की बजाय कोई बड़ी वैल्यू है, लंबी वैल्यू, तो मैं दिख रहा हूँ ये 7 का मल्टीपल है, ध्यान से समझो मेरी बात को, कि अगर हमें पता है डिस्टेंस मल्टीपल ऑफ 7 है, 7 को गुणा करके हमें डिस्टेंस मिलेगी, बट जो स्पीड है हमारी वो तो 7 का मल्टीपल नहीं है, स्पीड तो 5 का मल्टीपल है। तो एक बताओ 7 के मल्टीपल में से डिवाइड करोगे 5 का मल्टीपल या कोई भी नंबर डिवाइड करोगे जो कि 7 का मल्टीपल नहीं है, तो 7 तो कटने वाला नहीं है। 7 क्यों नहीं कटेगा, स्पेशल बात है, 7 इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि 7 हमारा क्या है, 7 क्या है, 7 इज अ प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य यानी कि ये सिर्फ अपने और 1 के अलावा और किसी से विभाजित होने वाली नहीं है, डिवाइड नहीं होगी किसी और नंबर से, है कि नहीं। तो क्योंकि ये किसी और नंबर से डिवाइड होने वाली नहीं है, तो 7 अगर हमारा 7 का मल्टीपल दिया है डिस्टेंस में, तो आंसर में 7 का मल्टीपल फिर आएगा। अगर स्पीड हमारी 7 का मल्टीपल नहीं है तो क्लियर सी बात है कि पूरे ऑप्शंस में से ऑप्शन बी हमारा 7 का मल्टीपल है। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ जब वैल्यूज टिपिकल हो, यहाँ तो आसान था, बट कैलकुलेशन कभी कभी टिपिकल होगा तो वहाँ पे ये चीज़ें जो हमारी है नंबर सिस्टम वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मदद करते हैं। अगला सवाल करते हैं। Running at a speed of 60 km per hour, a train passes through a 1.5 km long tunnel in 2 minutes. What is the length of the train? तो हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन तो गिवन है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और ट्रेन क्रॉस कर रही है एक 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को, 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को, और क्रॉस करने में समय लग रहा है इसको 2 मिनट का। और ट्रेन की लंबाई क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो अगर क्योंकि एक टनल को क्रॉस कर रही है, एक सुरंग को क्रॉस कर रही है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, टनल की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। तो टनल की लेंथ तो पता है 1.5 किलोमीटर, ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं एल है, टोटल डिस्टेंस हो गई है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गई है और 2 मिनट में क्रॉस कर रही है और स्पीड क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 मिनट को कैसे लिखोगे, क्योंकि हम देखो अब यहाँ पे हमारा लेंथ तो मिल गया, लेंथ किलोमीटर में हमने लिया हुआ है, ठीक है, और साथ में स्पीड हमारी क्या है, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस। टाइम कितना है 2 मिनट का, ठीक है, टाइम है 2 मिनट का, तो 2 मिनट कितना हो जाएगा आवर्स में, क्योंकि हमें अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड ले रहे हैं तो घंटे में ही टाइम भी होना चाहिए, तो 2 मिनट है यानी कि 2/60 आवर हो जाएगा, और स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो मल्टीप्लाई करोगे 60 से, ठीक है, 60 से 60 कट जाएगा और यही डिस्टेंस आ जाएगी हमारी। तो डिस्टेंस टोटल कितनी आई 2 किलोमीटर, डिस्टेंस आ गई 2 किलोमीटर, ठीक है, और कितना बराबर है 1.5 प्लस एल के बराबर है, यानी कि एल हमारा हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी ट्रेन की 2 माइनस 1.5, ये बराबर हो जाएगा 0.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, और 0.5 किलोमीटर हमारा होता है 500 मीटर, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा आंसर। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। बाकी जब भी कोई इतना इजी क्वेश्चन आए तो फिर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अगर तुम बिना लिखे कर सकते हो तो सबसे अच्छी बात है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो अगर 60 मिनट में चल रही है 60 किलोमीटर, एक मिनट में चलेगी 1 किलोमीटर, तो 2 मिनट में चलेगी 2 किलोमीटर, अगर 60 मिनट में चल रही है 60 किलोमीटर तो 1 मिनट में चलेगी 1 किलोमीटर, 2 मिनट में चलेगी 2 किलोमीटर, चली है 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की टनल है, यानी कि आधा किलोमीटर की ट्रेन होगी, 500 मीटर की ट्रेन होगी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्कर है, अ वर्कर रीचेज हिज फैक्ट्री 3 मिनट्स लेट। अब ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी एग्जामिनेशन में 2015 में पूछा है, 2001 में भी पूछा है। एक वर्कर है जो कि अपनी फैक्ट्री में 3 मिनट लेट पहुंचता है, अगर उसकी स्पीड, इफ इज स्पीड फ्रॉम हिज हाउस टू द फैक्ट्री इज 5 किलोमीटर पर आवर, तो अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो फिर वो 3 मिनट हो जाता है लेट, इसलिए उसको चलना पड़ेगा, जल्दी तेज भागना पड़ेगा।
तो अगर वो तेज भागने की कोशिश करता है, इफ ही वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, 5 की बजाय स्पीड अपनी कर देता है 6, देन ही रीचेज द फैक्ट्री 7 मिनट्स अर्ली, तब फिर वो 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। पहले पहुंच रहा था 3 मिनट लेट, अब पहुंच रहा है 7 मिनट जल्दी। किससे? जो उसका टाइम होना चाहिए था, आइडियल टाइम होना चाहिए था। ठीक है, वो आइडियल से नहीं, पहले स्लो भाग रहा था, बाद में तेज भागने लगा, ज्यादा तेज, बीच में जो स्पीड पकड़नी थी वो उसने नहीं पकड़ी। क्वेश्चन क्या पूछा है? डिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्री फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, फैक्ट्री की जो डिस्टेंस है हाउस से, उसके घर से, वो तो सेम ही रहने वाली है, वो तो सेम ही रहने वाली है। ठीक है, पहले वाले केस में क्या हो रहा है? पहले वाले केस में हो रहा है ये जो डिस्टेंस है तो सेम है दोनों ही केसेस में, क्योंकि दोनों ही केसेस में वो घर से फैक्ट्री की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस सेम है हमारी, तो स्पीड और टाइम व्युत्क्रमानुपाती होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। और व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होने का मतलब क्या हुआ कि स्पीड का रेशियो अगर हमारा आ रहा है S1:S2, अगर ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो ठीक उल्टा आएगा, यानी कि S2:S1 आएगा। और तुम देख पाओगे कि अगर हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमको क्या? डिस्टेंस मिलेगा। और वो दोनों ही केसेस में सेम आएगा, S1:S2, S2:S1, बात एक ही है। ठीक है, तो दोनों सेम आएगा, और इसीलिए क्या है, डिस्टेंस अगर सेम है हमारा तो स्पीड और टाइम होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, दिया क्या है? दिया हमको है स्पीड के बारे में तो पता है, तो स्पीड का अगर अनुपात पता है तो हमें टाइम का अनुपात भी पता लग जाएगा। यहाँ से स्पीड का अनुपात पता है, रेशियो पता है, वैल्यू पता है तो रेशियो ही पता है, रेशियो पता है तो हमें टाइम का रेशियो ही पता चल जाएगा, जो ठीक होगा ऑपोजिट इसका। ठीक है, तो स्पीड का अनुपात क्या आ रहा है? पहले वो जा रहा है 5 की स्पीड से, बाद में हो जा रहा है 6 की स्पीड से, तो 5:6, 5:6 है स्पीड का अनुपात। टाइम का अनुपात क्या होगा? ठीक इसका ऑपोजिट, यानी कि 6:5। तो पहले वाले केस में अगर 6 यूनिट टाइम लग रहा है, दूसरे वाले केस में 5 यूनिट टाइम लग रहा है। बट टाइम तो यूनिट्स में नहीं लग रहा है ना, टाइम हमारा क्या है, पहले वाले केस में 3 मिनट लेट हो जा रहा है। ठीक है, तो लेट अस से कि उसको टोटल टाइम लग रहा था, जितना भी लग रहा था, टी मिनट लग रहा था उसको, तो पहले वाले केस में वो 3 मिनट लेट हो जा रहा है, यानी कि टी से 3 मिनट ज्यादा लग रहा है उसको टाइम। और दूसरे वाले केस में वो 7 मिनट पहले पहुंच रहा है, 7 मिनट कम लग रहा है। तो क्या तुम देख पा रहे हो कि दोनों केसेस के बीच में फर्क क्या है? पहले वाले केस में 3 मिनट ज्यादा, दूसरे वाले केस में 7 मिनट कम, तो डिफरेंस कितना है? 10 मिनट का डिफरेंस है, 10 मिनट का, है कि नहीं? और हमारे हिसाब से जो कैलकुलेशन हमने की है उसके हिसाब से पता चल रहा है कि पहले वाले केस में टाइम लग रहा है 6 यूनिट का, दूसरे वाले केस में लग रहा है 5 यूनिट का, यानी कि 1 यूनिट का फर्क है। और ये जो 1 यूनिट का फर्क है ये हमने निकाल लिया अभी कि 1 यूनिट का फर्क कितने के बराबर है? 10 मिनट के बराबर है, 10 मिनट्स के बराबर है। तो अगर 1 यूनिट का फर्क 10 मिनट्स के बराबर है, 1 यूनिट का फर्क 10 मिनट्स के बराबर है, तो क्लियर सी बात है फिर 6 यूनिट्स कितना हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, या फिर 5 यूनिट्स कितना हो जाएगा? 50 मिनट हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालने की कोई भी एक जगह फॉर्मूला अपना अप्लाई कर दो, चाहे पहला वाला केस ले लो चाहे दूसरा वाला केस ले लो। अगर हम पहला वाला केस लेते हैं, स्पीड हमारी 5 है, 5 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम लग रहा है 60 मिनट का, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 5 इंटू टाइम, टाइम कितना है? मिनट में लिए हो, जबकि किलोमीटर पर आवर है, तो सबसे पहले मिनट को कन्वर्ट करोगे घंटों में, तो 60 मिनट डिवाइडेड बाई 60 ये हो जाएगा 1 आवर के बराबर। तो 5 इंटू 1 आवर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर इंटू 1 आवर, यानी कि 5 किलोमीटर हमारी आ जाएगी डिस्टेंस। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरे वाले केस से करते तब भी सॉल्व वैसे ही होता, स्पीड हमारी होती है 6 और टाइम होता 50 मिनट है, यानी 50/60 करते। ठीक है, तो आना तो आंसर तो अपना 5 किलोमीटर ही आता। क्लियर है? तो चाहे पहले वाले केस से कर लो चाहे दूसरे से कर लो, आंसर अपना कितना आना है? सेम ही आना है, 5 किलोमीटर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर कुमार ड्राइव्स टू वर्क एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 60% ऑफ द डिस्टेंस इज 10 मिनट्स मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। तो ड्राइव कर रहे हैं एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, और टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 60% में 10 मिनट्स ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। तो ऑफिस कितनी दूर होगा? हाउ फार इज द ऑफिस? कुमार को अगर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है, तो पहले 60 किलोमीटर की दूरी, 60% की दूरी तय करने में जो समय लग रहा है वो बाकी दूरी तय करने में समय से कितना ज्यादा है? 10 मिनट ज्यादा है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? परसेंटेज में कहोगे तो 100% होगा। तो 60% पहले ही चल लिया, 60% पहले ट्रेवल कर लिया, बचा कितना? फिर 40% बचा, 40% बचा। अब हमारा 60% डिस्टेंस और 40% डिस्टेंस को कंपेयर किया गया है, तो डिफरेंस कितना है दोनों का? अगर पहले सोचो 60% चला है, फिर चला है 40% कुमार, और फर्क कितना आ रहा है? 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं 60% में। वो 10 मिनट ज्यादा क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये जो पहला वाला 60% है
ये बेसिकली क्या है, ये 60% हमारा 40% और 20% से मिलकर बना है। ठीक है, ये डायग्राम में थोड़ा सा 20% ज़्यादा बड़ा हो गया, बट बात समझ गए होगे। 40% और 20% से मिलकर बना है। तो 40% चलने में, चाहे पहला वाला हो चाहे बाद वाला हो, इसको चलने में तो सेम ही टाइम लगने वाला है। इसको चलने में तो सेम ही टाइम लगने वाला है। फर्क आ रहा है किस वजह से? फर्क आ रहा है इस 20% की वजह से। ये डिफरेंस है, और ये 20% को चलने में लग रहा होगा 10 मिनट, तब वही तो फर्क है। वही तो फर्क है। तो अगर 20% डिस्टेंस चलने में 10 मिनट लग रहे हैं, 20% डिस्टेंस चलने में, डिस्टेंस को डी से लिख देते हैं, 20% डिस्टेंस चलने में लग रहे हैं 10 मिनट, और 20% हमारा होता क्या है? 1/5। 100% क्या है? इसका 5 टाइम्स है। इसका 5 टाइम्स है, तो अगर 5 टाइम्स तुम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, यानी 100% डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम भी इसका 5 टाइम्स लगेगा, यानी कि 50 मिनट, 50 मिनट्स लगेगा। क्या बात समझ पा रहे हो? कि टाइम भी हमारा हो जाएगा 5 टाइम्स, 50 मिनट्स हो जाएगा। तो पूरी डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगेगा 50 मिनट्स का। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस कितनी है? ईजी है, फिर तो आसान हो गया। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है 50 मिनट्स में। पहले कन्वर्ट करो आवर्स में, तो हो जाएगा 5/6 या 50/60। जीरो से गया जीरो, 5/6 हो गया। अब 6 से काटोगे, 6 8 48, 6 8 48, 8 इंटू 5 आ जाएगा 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? ओके। इसी बात को ऐसे भी हम समझ सकते थे, सोच सकते थे कि 60% डिस्टेंस चलने में 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं बाकी बची हुई डिस्टेंस से। 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये? 10 मिनट, 10 मिनट्स, यानी कि 1/6 आवर। भाई 10/60 यानी 1/6 आवर। तो 1/6 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी 48 इंटू 1/6, यानी कि 8 किलोमीटर। ठीक है, और क्योंकि पहले चला है 60 किलोमीटर, 60%, बाद में चला है 40%, 20% का डिफरेंस है, 20% बराबर है 8 के, तो 100% बराबर होगा 5 टाइम्स के, यानी कि 8 इंटू 5 40 किलोमीटर के। ऐसे भी सोच सकते थे, बात एक ही है, चाहे जैसे पहले किया वैसे सोचो, मतलब दोनों सेम ही बातें हैं, बस प्रोसेस के सीक्वेंस में फर्क है। ठीक है, तो 40 किलोमीटर डिस्टेंस हमारा ट्रेवल्ड हो गया। काम खत्म है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन कंप्लीट्स a journey with a few stoppages in between at an average speed of 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एवरेज स्पीड से एक ट्रेन अपनी जर्नी को कंप्लीट करती है, कुछ स्टॉपेज भी बीच में लेती है। ओके, इफ द ट्रेन हैड नॉट स्टॉप्ड एनीवेयर, अगर कहीं पे भी ट्रेन रुकती नहीं, इट वुड हैव कंप्लीटेड द जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 की स्पीड से डिस्टेंस कवर करती है अगर कोई ब्रेक नहीं लेती, लेकिन ब्रेक ले रही है इसलिए 40 की स्पीड से ट्रैवल किया, यानी कि टोटल एवरेज स्पीड पूरा ओवरऑल निकाल रहा है तब। ऑन एन एवरेज हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप ड्यूरिंग द जर्नी। तो एक ट्रेन बीच में कुछ ठहरावों के साथ, स्टॉपेजेस के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक यात्रा पूरी करती है। यदि ट्रेन कहीं नहीं रुकी होती तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा पूरी करती। तो यात्रा के दौरान ट्रेन औसतन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? सवाल को समझ पाए हो? सवाल क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई भी स्टॉपेज नहीं होता, नो स्टॉपेज, तब 1 आवर में ट्रेन कितना चलती? भाई स्पीड अगर 60 की है तो 60 किलोमीटर चलती है 1 आवर में, बट विद स्टॉपेज, क्योंकि रुक भी रही है ट्रेन, एक्चुअल में ट्रेन तो रुकती है ना, वरना चल क्यों रही है? अगर उसको रुकना नहीं हो तो चलती रहेगी तो कौन बैठेगा उसमें? तो ट्रेन रुकेगी भी, रुकेगी तो समय लेगी। ठीक है, तो अगर जब वो ट्रेन रुक रही है तो 1 घंटे में चल पा रही है कितना? सिर्फ 40 किलोमीटर। कितना कम चल पा रही है? 20 किलोमीटर कम चल पा रही है। तो ये 20 किलोमीटर क्यों कम चल पा रही है? भाई ट्रेन की स्पीड तो जब वो चलती है तब तो स्पीड 60 ही है। ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हो? जब वो ट्रेन चलती है तो उसकी स्पीड 60 है, लेकिन कुछ समय वो चलती नहीं है, इसलिए वो कम चल पा रही है। तो 20 किलोमीटर जो कम चल पा रही है, ये वो समय है जबकि वो ब्रेक ले रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? ड्यू टू स्टॉपेज। क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा 20 किलोमीटर चलने में? क्योंकि उतना ही टाइम नहीं चल रही है, तो कितना टाइम लगेगा? 20 किलोमीटर चलना है उसको, स्पीड है 60 की, एक्चुअल स्पीड तो 60 की है, 40 तो इसलिए निकली है क्योंकि बीच में स्टॉपेजेस आए, तो 20/60 यानी कि 1/3 आवर। तो 1/3 आवर का ब्रेक ले रही है ट्रेन, 1/3 आवर का ब्रेक ले रही है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? 1/3 आवर हो गया, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे 20 मिनट्स। 20 मिनट्स, हर एक घंटे ट्रेन रुक रही है। ये हर एक घंटे का है, अगर क्वेश्चन पूछता 4 घंटे 5 घंटे में तो मल्टीप्लाई करना पड़ता हमें 4 या 5 से। ठीक है, तो 20 मिनट्स पर आवर का ब्रेक ले रही है ट्रेन। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 60 की एक्चुअल स्पीड है ट्रेन की, चल पा रही है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर चल पा रही है, तो 20 किलोमीटर जो कम चल पा रही है यही ब्रेक लेना है, यही ब्रेक लेना है, इजंट इट सो? या फिर ऐसे समझो कि 60 की स्पीड है और चल पा रही है 40, टाइम कितना लगेगा? 40 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा 60 की स्पीड से? 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर।
40/60 यानी कि 2/3 आवर का टाइम लगेगा, 2/3 आवर का टाइम लगेगा। तो 1 घंटे में जो बच गया समय, 2/3 घंटे तो ट्रेन चल रही है, जो बच गया समय वही ब्रेक है, वही स्टॉपेज है, तो 1 में से घटा दो 2/3, यानी कि 1/3 आवर इज द टाइम जबकि ट्रेन ब्रेक ले रही है या स्टॉपेज ले रही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 मिनट्स। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन इन द ऑनवर्ड जर्नी इज 25% मोर देन दैट ऑफ द रिटर्न जर्नी। ऑनवर्ड यानी कि जाते समय, रिटर्न यानी कि लौटते समय। एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन इन द ऑनवर्ड जर्नी इज 25% मोर, 25% ज्यादा है। और 25% कितना होता है? ये होता है 1/4, 1/4। तो 1/4 ज्यादा है। द ट्रेन हाल्ट्स फॉर 1 आवर ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन। तो जब वो पहुंचती है अपनी डेस्टिनेशन पे, लेट अस से स्टार्ट किया उसने, स्टार्ट किया लेट अस से ए से, और डेस्टिनेशन है उसकी डी, तो ए से डी पे गई, फिर यहाँ पे डी पे जाने के बाद में 1 आवर वहाँ पे ब्रेक भी लिया है, और 1 आवर ब्रेक लेने के बाद में फिर वापस लौटेगी। ओके, द टोटल टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट टू एंड फ्रो जर्नी इज 17 आवर्स। टोटल टाइम है 17 आवर्स का, इसमें ब्रेक भी इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखना है। कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 800 किलोमीटर्स। टोटल डिस्टेंस 800 हो गया, और 800 क्या है? जाना और लौटना, यानी कि एक साइड की डिस्टेंस कितनी होगी? आधी होगी 800 की, यानी कि 400 किलोमीटर गई होगी ट्रेन, और 400 किलोमीटर फिर लौटी है। स्पीड ऑफ द ट्रेन इन द ऑनवर्ड जर्नी इज व्हाट? ऑनवर्ड यानी कि जाते समय कितनी डिस्टेंस स्पीड होगी ट्रेन की? जाते समय की यात्रा में ट्रेन की औसत गति वापसी की यात्रा की तुलना में 25% ज़्यादा है। गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने पर ट्रेन 1 घंटे रुकती है। 800 किलोमीटर की दूरी तय करने में आने जाने में कुल 17 घंटे का समय लगा। तो जाते समय की, जावक समय की ट्रेन की गति क्या होगी? ठीक है, देखते हैं क्या होगी। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है, जब गई ट्रेन तो भी 400 किलोमीटर गई, जब लौटी ट्रेन तब भी 400 किलोमीटर आई, यानी कि डिस्टेंस हमारी दोनों केसेस में क्या है? सेम है। हमेशा हर एक क्वेश्चन में ये ध्यान देने की कोशिश करो, डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है, या स्पीड सेम है। डिस्टेंस है सेम, तो अगर डिस्टेंस हमारी सेम है तो क्लियर सी बात है स्पीड और टाइम होंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उनका अनुपात ठीक उलट होगा, उल्टा होगा। और हमें गिवन क्या है? स्पीड के बारे में पता है कि एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन ऑनवर्ड जर्नी जाते समय इज 25% मोर, 25% ज्यादा देन दैट ऑफ द रिटर्न जर्नी। जाते समय 25% ज्यादा है, 1/4 ज्यादा है। तो 1/4 ज्यादा का क्या हुआ कि अगर लौटते समय की स्पीड 4 होगी तो जाते समय की 1 ज्यादा होगी, 1 ज्यादा होगी, यानी कि लौटते समय की स्पीड अगर 4 है, ठीक है, ठीक है, ऑनवर्ड एंड रिटर्न, तो अगर लौटते समय की स्पीड हमने 4 ले ली तो आते समय की होगी 5, 4 + 1 5 होगी। क्या बात समझ पा रहे हो? यानी कि रेशियो आ जाएगा स्पीड का 5:4, 5:4। और क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का जो रेशियो है ठीक उसका उल्टा रेशियो होगा टाइम का, यानी टाइम का रेशियो आ जाएगा 4:5। जाते समय 4 यूनिट टाइम लगा होगा, लौटते समय 5 यूनिट टाइम लगा होगा। क्या बात क्लियर है? और टोटल टाइम कितना लगा है? 17 आवर्स लगा है, लेकिन 17 आवर्स में 1 आवर का ब्रेक है, तो टोटल टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड में टोटल टाइम कितना लगा है? वो होगा 17 - 1, यानी कि 16 आवर्स का। ओके, टोटल टाइम लगा है 16 आवर्स का, जिसमें से कि 4 यूनिट टाइम लगा है जाते समय, 5 यूनिट लगा है लौटते समय। तो जाते समय का टाइम कितना होगा? टोटल टाइम कितना होगा? 4 + 5 9 यूनिट्स का, 9 यूनिट्स का, और 9 यूनिट बराबर है हमारा 16 आवर्स के। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 16 / 9। और हमें चाहिए 4 यूनिट टाइम, क्योंकि जाते समय के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, जाते समय का स्पीड क्या होगा? जाते समय का टाइम तो निकाल लो पहले। तो टाइम होगा 4 यूनिट, यानी कि 4/9 होगा 16 आवर्स का, 4/9 होगा 16 आवर्स का। तो स्पीड क्या आ जाएगी? स्पीड हमारी हो जाएगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस तो जाते और लौटते दोनों समय 400 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस हो गया 400, और टाइम हो गया हमारा 4/9 इंटू 16। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो पहले 4 से काट दिया, तो 4 से काटते ही 100 बचा। अभी और एक बार 4 से काटा पीटी कर सकते हैं, तो 16 को काटा 4 से, 4 बचा, ऊपर बचा 25, और ये 9 ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 25 × 9 यानी 225 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारी आगे स्पीड पर किलोमीटर पर आवर में आएगी। ये स्पीड 225 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब क्योंकि 225 डिवाइड बाई 4 करने वाले हो, 200/4 क्या होगा? 50, 25/4 क्या होगा? 6.25, 6.25, यानी कि 56.25 किलोमीटर पर आवर हमारा आ जाएगा आंसर। वैसे भी दिख रहा था 50 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो सीधे सीधे ऑप्शन डी आंसर है। क्या बात समझ पा रहे हो? अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो ऑप्शन डी 56.25 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड हो जाएगी ट्रेन की। कब? ऑनवर्ड जर्नी में। ऑनवर्ड जर्नी में पूछ रहा है। अगर यही हमसे ऑनवर्ड जर्नी की बजाय पूछता रिटर्न जर्नी की, तो क्या होती? तो 4/5 हो जाती है इस वैल्यू की, क्योंकि 5:4 का रेशियो है। क्या बात क्लियर है? ठीक है, इस वैल्यू का 4/5 हो जाता है। क्या बात समझ पा रहे हो?
ठीक है, क्लियर, ओके। आई बिलीव दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। हाँ, तो क्वेश्चंस तो इस सेशन के खत्म हो गए, कंप्लीट हो गए। आई बिलीव सेशन पसंद आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए वो सब के सब समझ में आओगे। खुद से करने की कोशिश हर एक क्वेश्चन में अगर पॉज करके की होगी तो लर्निंग मैक्सिमम हुआ होगा। अगर नहीं किया था तो आगे के जो भी सेशन हो उनमें ये चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा क्वेश्चन को पहले पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, ट्राई करो। थोड़ा समय लगता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समय अपना लो, ठीक है, पर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अटको, गलतियां करो, कोई समस्या नहीं है। गलती करो, गलतियां करो, रोज करो, हर वक्त करो, बस कोशिश ये करो कि एक गलती बार बार ना करो। गलती की, सॉल्यूशन देखा, सीख लो, और अगली बार कोई दूसरी गलती हुई तो अलग की बात है, ठीक है, बट गलतियां कम करते जाना है मैं समय के साथ। ऐसा भी नहीं कि नई नई गलतियां तुम ईजाद करते जाओ, ठीक है, और डेफिनेटली चीज़ें इंप्रूव होंगी, बदलेंगी, बेहतर होंगी, ठीक है। तो विद दैट इस सेशन को कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। और अगर तुम्हारा कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो तुम कमेंट जरूर मेंशन कर सकते हो। सेशन पसंद आया तो उसको लाइक करना है, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और साथ में टेलीग्राम पे भी मुझसे जरूर कनेक्ट होना। मुझे भी अच्छा लगेगा तुमसे बात करके, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय, टेक केयर।